नमस्कार, न्यूज एट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरदा से एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने एक युवक को घेर कर पीटा। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाया। इस वीडियो में आरोपियों ने म्यूजिक लगाकर एडिट किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें आरोपियों ने कोई वीडियो भी वायरल किया मारते हुए का, क्या है मामला? इस पर कोई प्रकरण दर्ज हो रहा है क्या? इस संबंध में वीडियो के संबंध में 153 बी की कायमी की जाएगी। जैसे तथ्य आते हैं वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को पुलिस पकड़ने के लिए गई है, क्या किया? हाँ, अभी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई है। 2 आरोपी जो हैं अभी गिरफ्त में हैं और बाकी टीम अभी सर्चिंग में लगी हुई है। हमारे सहयोगी नौशाद इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नौशाद, क्या अपडेट, किस बात को लेकर विवाद हुआ था यहाँ पर? देखिए, निश्चित ही यहाँ पे कल आज की घटना है। यहाँ पे कुछ लोग लड़के के द्वारा आपस में हंसी मजाक करते हुए नौबत मारपीट की आ गई और उसके बाद मारते हुए वीडियो वायरल करते थे। उन्होंने इसमें म्यूजिक ऐड करके और उसको वायरल कर दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला मचा। इसको लेकर पुलिस द्वारा 5 आरोपियों के खिलाफ उसकी पतासाजी करके मामला दर्ज किया एवं 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 आरोपियों की पुलिस अभी तलाश की जा रही है। क्या आपस में सब जानने वाले थे, दोस्त थे? पुलिस अभी इसका जांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता लगा रही है कि आपस में दोस्त थे या एक दूसरे को जानते नहीं थे। इसके बाद ही पुलिस आज इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वास्तविक स्थिति का पता लग पाएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हरदा में ये युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है। वहीं इंदौर घटना में पाक के बाद तालिबान कनेक्शन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। मामले में गृह मंत्री ने पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। उस पूरे मामले में जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें एडिशनल एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कई अधिकारी, सीएसपी स्तर के कई अधिकारी हैं जो कि मामले की बारीकी से पूछताछ और जांच कर रहे हैं। इस मामले में खास बात आई कि कई राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा मुख्य तौर पे कुछ दूसरे देशों से भी उनके तार इस तरीके से बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इस तरह की जानकारियां हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश उन सोशल मीडिया के ग्रुप्स के द्वारा की गई। इंदौर की घटना में पाकिस्तान कनेक्शन मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जिनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, अल्तमस खान के मोबाइल से मिले संदिग्ध ग्रुप और मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग मिली है, जिससे लोगों के भड़काऊ करने के सबूत जो मिले हैं, ये जो इनपुट है ये बहुत गंभीर है। और इस प्रकार की घटनाओं में यही लोग सम्मिलित हैं जो मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग अगर दतिया के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा गोलियां चलाता है, पत्थरों से पीट कर अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को मार डालते हैं, वो वीडियो वायरल क्यों नहीं होता? उस पर कमलनाथ जी क्यों नहीं बोलते? उस पर दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोलते? ये योजनाबद्ध तरीके से और भी कई लोग इसके पीछे हैं। हम उसकी तय और गहराई में जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये मध्य प्रदेश के आम नागरिकों से मैं तो अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हम सब लोगों को जो मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, हमको सजग रहने की जरूरत है। और प्रशासन सक्रिय है। ऐसे लोगों को भी जेल के सीकचों में भेजने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हुए 2 पिटाई के मामले पर मानव अधिकार आयोग अब सख्त हो गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े 2 मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर प्रशासन से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। एक मामला नीमच से जुड़ा था, जहां एक आदिवासी युवक को सरपंच पति समेत कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा था। इस मामले में संज्ञान लेकर आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश तथा पुलिस अधीक्षक
नीमच से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरा ये जो मामला था वो रीवा का था, जहां एक युवक को डंडे और बेल्ट से बड़ी बेरहमी से पीटा गया था। इस मामले में भी स्वयं संज्ञान लेकर आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश और पुलिस अधीक्षक रीवा से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। तो दोनों दुखद घटनाएं ये सामने आई थी और अब इन दोनों का संज्ञान लिया है मानव अधिकार आयोग की तरफ से। 29 अगस्त के ये दोनों वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो पुलिस के आला अफसर हैं उनसे 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है कि आखिरकार इतनी बर्बरता क्यों की गई। अब पुलिस को इस पर जवाब देना है, ये भी बताना है कि अब क्या कार्रवाई आगे पुलिस की तरफ से हुई है दोनों मामलों को लेकर। तो 3 सप्ताह का समय दिया गया है नीमच और रीवा में जो घटनाएं घटी उसको लेकर। 29 अगस्त के ये 2 वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मारपीट की गई, ये वीडियो जमकर वायरल हुए थे, सवाल उठे थे कानून व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और डीजीपी और एसपी को 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। रीवा में युवक को डंडे और बेल्ट से पीट कर अधमरा कर दिया था। वहीं नीमच में युवक को ट्रक से 100 मीटर तक घसीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और दोनों ही मामले बहुत संवेदनशील हैं, जिसमें दिखाई पड़ा कि किस तरीके से कानून का खौफ नहीं है शायद लोगों के अंदर। हालांकि नीमच में आप देखिए कार्रवाई की गई थी, जो आरोपी थे उसका घर को तोड़ दिया गया था तुरंत ही प्रशासन की तरफ से और गिरफ्तारी भी हुई थी इस पूरे मामले में। वहीं दूसरी तरफ रीवा का मामला आपके सामने है। अब इन दोनों ही मामलों में जवाब तलब किया गया है मानव अधिकार आयोग की तरफ से, क्योंकि ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका हनन भी माना जाएगा। तो किसी को ये हक नहीं होता कि वो इस तरह की बर्बरता किसी के साथ करे और हिंसक घटनाओं पर स्वयं संज्ञान लिया गया है दोनों ही मामलों को लेकर, चाहे नीमच का हो या रीवा का हो। और प्रशासन से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। ये भी इसमें पूछा जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है। नीमच में आदिवासी युवक की बेदर्दी से पिटाई की गई थी, उसको घसीटा गया था ट्रक से बांधकर, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हालांकि उसके बाद तुरंत गिरफ्तारियां हुई मामले में। जो अवैध तरीके से घर बना था उसको भी तोड़ दिया गया था। ये वीडियो देखिए, दर्दनाक वीडियो है ये जो सामने आया था। और अब रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रुपेश, अब मामला मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान में लिया है, आगे क्या कुछ जवाब मांगा गया है पुलिस अधिकारियों से? देखिए, अभी फिलहाल तो अभी पुलिस को बड़ा दबाव बना हुआ है। जो बचे हुए अपराधी है उनको गिरफ्तारी करने का। अब एक अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी पुलिस की सफलता की है, लेकिन केस अभी भी फरार है। और आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस ने एक जांच समिति दल का गठन किया था, जिसमें 5 सदस्य की टीम आज मृतक के घर गई है, जहाँ उसका पूरा मुआयना करके वो जांच रिपोर्ट हो गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार सक्रिय है। एक टीम भी बनाई गई थी जांच को लेकर। मानव अधिकार आयोग ने भी अब जवाब तलब किया। ये जो वीडियो है ये मतलब इस तरह का वीडियो है कि लोग हैरान परेशान थे कि किसी को इतनी बुरी तरीके से कैसे सजा दी जा सकती है, और वो भी केवल शक था चोरी का, कोई तय नहीं हुआ था कि इसने चोरी की थी या नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई अलग अलग हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल की गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में आरिफ मसूद के समर्थक मौजूद रहे। आरिफ मसूद ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा कि हमारी मांग है कि प्रदेश में शांति स्थापित हो और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में आई जो तस्वीरें थीं, उन तस्वीरों को लेकर राजधानी भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने निकलकर आई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो लगातार लोगों में देखा जा रहा था। हम बात करेंगे सर, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो तस्वीरें निकल कर आई थी, मॉब लिंचिंग भी उसमें तमाम जो तस्वीरों में देखा गया, किस तरह का विरोध? देखिए, लगातार इंदौर की घटना से मैं ये बात उठाता आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री संयमित बयान दे, जिससे अपराधियों पे भय हो। बजाय मंत्री कार्रवाई कराने के, अपराधियों पे सख्त कार्रवाई कराने के बावजूद पीड़ितों के ऊपर छीटाकशी करने पे लगे, जिसका परिणाम एक के बाद एक घटना हुई। मैंने उसके बाद राजभवन का घेराव भी करा और आज हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं इस बात को लेके कि महामहिम महोदय
जो इन्होंने संविधान की शपथ ली और संविधान की धज्जियाँ मध्य प्रदेश में उड़ रही हैं, मेहरबानी करके या तो इनको समझाइश दें या बर्खास्त करें। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसको शांति का टापू बना रहने दें और इस अराजकता के माहौल में स्थापित शांति स्थापित। सरकार के मंत्रियों का तो लेकिन जवाब जो है वो कुछ अलग निकल कर आता है कि किसी भी तरह से अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कौन मना कर रहा है? देश विरोधी गतिविधि में होगा, हमें बताओ ना क्या कार्रवाई चाहते हो। हम तो कह रहे हैं सीबीआई की जांच कराओ ना। हम बोल तो रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से कराइए, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेके इसकी एक जांच करा ले। अगर वास्तव में जिस तरह से हम तो उज्जैन की घटना की भी चाहते हैं, सब जगह ही कराओ कार्रवाई। उसके लिए किसने मना करा? सरकार में आप बैठे हो, आपको कौन रोक रहा है? आरोप लगा रहा हो झूठा। वही बात तो हो रही है कि गंभीर ना होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ये माहौल निर्मित हो रहा है और पूरा प्रदेश देश के अंदर अपमानित हो रहा है। ये माना जाए कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। वर्तमान में शांति यही बिगाड़ने का प्रयास मध्य प्रदेश के मंत्री कर रहे हैं। इसी चीज़ों से ऐसा माहौल कर रहे हैं कि एक समाज को करो ताकि दूसरे समाज में अलगाव पैदा हो और आपस में लोग लड़ें। ये इनका मकसद है, क्योंकि ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की जो घटना है जिस प्रकार से लगी हुई है, उन मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर जो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हुए थे उसके बाद वो देखिए एक हमारे साथ विक्टिम भी मौजूद हैं जो कबाड़ी थे, जो जिनका वीडियो वायरल हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ? ये जबरदस्ती नारा लगाया, मारो कुटी करा, ये करा, पूरा वीडियो में है जो कुछ है। आप वहाँ क्या करने के लिए गए? ये कबाड़ा खरीदते हैं, हमेशा जाते हैं, बरसों धंधा करना आता कहती है। हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा? हिंदू मुसलमान अभी से धंधा करना लोग। हम क्या एकदम से सब लोग आ गए थे? एकदम से आए, मोटरसाइकिल देख रही उन्होंने, आप देखे पूरा बंदे धर्म के नाम पे कलंकी है सब। तो जबरदस्ती नारे लगवाने के लिए कहा? आपने पूरी वीडियो में देखा ना, आपने जबरदस्ती आप सुना, पूरी वीडियो उन्होंने खुद ने बनी। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो विक्टिम है वो भी साथ में यहाँ प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। लगातार जो मध्य प्रदेश के अंदर से घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो भी अब आगे निकल कर आ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर आज धरना दिया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि सरकार थोड़ा मध्य प्रदेश को ध्यान दे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बदनाम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के धरने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में किसी तरह की कोई मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हुई। जो घटनाएं घटी हैं वो आपसी रंजिश के चलते हुई हैं। कहीं बैठे रहे, कोई मसूद बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉब लिंचिंग की मध्य प्रदेश में ना कोई घटना घटित हुई है। आपसी रंजिशों की घटना को मॉब लिंचिंग का नाम देना ये अपराध है। और आरिफ मसूद जिस तरह हिंदू बेटा बेटियों को काले कपड़े पहनाकर इस्लाम कबूल करने की तरफ जो प्रेरित कर रहा है, ये सरासर बदतमीजी है। अगर इनमें इतनी ताकत और इतनी औकात और इतनी हैसियत है तो अफगानिस्तान की धरती पे जो खुलेआम लूट रहे हैं उनके खिलाफ तो बोलो। तब आप नहीं बोलोगे, तब आपको समझ में नहीं आता कि इस्लाम पर खतरा है, तब आपको समझ में नहीं आता कि वहाँ मानव मर रहा है और वो चीखें आपके कानों में सुनाई नहीं दे रही। और रहा सवाल मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं है। भोपाल में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि 31 अगस्त अब प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने घुमंतु और अर्ध घुमंतु विभाग बनाने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अपराधी हर समाज में होते हैं, लेकिन अब अपराधी को उसके नाम से जाना जाएगा। एक अपराधी के कारण पूरा समाज बदनाम नहीं होगा। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम हाउस आप कहिए जनता ही का। इस बार बड़ी आफत हुई कोरोना में, चौथी बार मुख्यमंत्री बना। इच्छा बहुत थी कि बीच बीच में आपसे बात करूं, मिलूं, लेकिन कोरोना में लोग आ नहीं सकते, पंचायतें कर नहीं सकते, आपको बुला नहीं सकते। लेकिन कोरोना पे नियंत्रण होने के बाद पहली अगर सीएम हाउस में कोई पंचायत हुई है तो हमारी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की पंचायत हुई है। मध्य प्रदेश की धरती पर 31 अगस्त का दिन आपके विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा।
मंत्रालय आधा अधूरा नहीं रहेगा। आपके संपूर्ण कल्याण के लिए पूरा मंत्रालय बनाया जाएगा। पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि जाति विशेष के नाम पे पकड़ ले, बंद कर दे, जैसा कह रहे थे अभी रवि जी। अपराधियों पर कार्रवाई हो, कोई बात नहीं है, लेकिन निर्दोष की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख पाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में गहरा रहे बिजली संकट को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली कटौती जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये सब विपक्ष की साजिश है। उन्होंने कहा जिस तरह से बिजली कटौती के मामले को विपक्ष प्रदर्शित कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि हम दिग्विजय सिंह के काल के उस दौरान में नहीं हैं जब प्रदेश बिजली कटौती के लिए जाना जाता था। उन्होंने बताया कि लगातार 40 सालों से जिन इलेक्ट्रिक लाइनों के जरिए लोड ट्रांसफर होता था उसमें बदलाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या पैदा हुई है। इसे बिजली कटौती का नाम देना गलत होगा। नहीं, जैसा सब है मध्य प्रदेश के भीतर उसी तरह का है, पर यह समस्या नहीं है कि हम ये कह सकें कि कोई बिजली की कटौती हो रही है। कटौती नहीं हो रही है, वो ट्रिपिंग होती है। जो ट्रिपिंग का वो इसका एक तो ह्यूमन फॉल्ट अपन समझ सकते हैं या टेक्निकल फॉल्ट भी समझ सकते हैं। नहीं, विपक्ष का काम ही है साजिश करना, इसमें कौन सी बुराई है विपक्ष की? वो तो करना ही चाहिए। सरकार का काम है कि यदि वो साजिश कर रहे हैं तो साजिश का भंडाफोड़ करे। प्रदेश में बिजली का मसला और उलझता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला बोल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अलग अलग बयानबाजी इसको लेकर की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बिजली एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बनती जा रही है। बारिश में आमतौर पर बिजली का संकट नहीं होता, लेकिन इस बार बारिश के मौसम में बिजली के संकट ने सरकार के लिए भी समस्या खड़ी कर दी है। अचानक आए बिजली संकट के कारण सरकार अपनों से भी घिरी है। बीजेपी विधायक भी बिजली कटौती के मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं मंत्रियों के बयानों में भी अंतर विरोध नजर आने लगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बिजली संकट की बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो संयंत्र है, अगर संयंत्र खराब हुए हैं अथवा बारिश नहीं हुई है तो इसमें घेरने जैसी कोई बात नहीं है। हम खुद कह रहे हैं ना कि हाँ, अभी उत्पादन हमारा उतना नहीं है जितना हमको चाहिए। हम इस बात को छुपा कब रहे हैं और हम उसको सुधार करेंगे। हमें समय सीमा आपको बता दें। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सत्ता में वापसी के लिए मत करो दोस्त, लोगों को भटकाओ मत। राजनीति ईमानदारी से हम एक समाज सेवा करने के लिए माध्यम होना चाहिए और लोगों की तकलीफ सुनो। ये हम कह रहे हैं कि जिन जगहों पे अगर 18 घंटे विद्युत कटौती हो रही है उस गांव का नाम बताएं, मैं उन चाहे पक्ष के साथी हों चाहे विपक्ष के साथी हों उनके साथ जाऊंगा और वहां पे अगर 18 घंटे कटौती होगी तो आप विश्वास रखिए ये मुझे वहां के लोग और जो साथी आरोप लगा रहे हैं जो सजा देंगे, ये सेवक उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है। बिजली के संकट को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बिजली के मामले में गलत जानकारी दे रही है। पावर मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से ही सारी बातें साफ है कि पावर प्लांट से कितना उत्पादन हो रहा है और प्रदेश को कितनी बिजली की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार का अघोषित कटौती के बारे में दावा मिथ्या है, झूठा है। 1363 मेगावाट की अघोषित कटौती सरकार कर रही है। इसके हमारे पास जो है सरकार की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स हैं, प्रिंट्स हैं। मध्य प्रदेश की 16 इकाइयों में से सरकार ने स्वयं जानबूझकर 9 इकाइयाँ बंद कर रखी हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की विद्युत इकाइयाँ बंद हैं। बिजली मध्य प्रदेश के लिए नया मुद्दा नहीं है। कभी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था तो मौका आने पर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने से नहीं चूक रही। संकट ये है कि बिजली आपूर्ति की स्थिति तब खराब हो रही है जब डिमांड कम है। आने वाले समय में किसानों के लिए रबी का सीजन आ रहा है। ऐसे में बिजली संकट सरकार के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है, जिसका समाधान
जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद अब एनएसयूआई का नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही घोषित किया जाएगा। विपिन पिछले 2 बार से लगातार एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में इंटरव्यू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में नए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ है। कुछ दिन पहले हमारे काफ़ी सारे साथियों के इंटरव्यू भी हुए हैं। इस प्रक्रिया में मेरा पूर्ण रूप से समर्थन है और सहमति भी है, क्योंकि मुझे एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए काफ़ी समय भी हो चुका था। हमारे नए युवा साथियों को अवसर मिलना चाहिए, इस बात के भी मैं पूर्ण रूप से समर्थन हूँ। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 3 मंजिला मकान गिरने से हुए हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और बीजेपी विधायक अनिल जैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से पृथ्वीपुर में मुन्ना साहू का 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत मलबे से घायलों को बाहर निकाला था। ऐसे में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल महिला का अभी भी इलाज चल रहा है। कांकेर के दुर्ग कोंदल थाने का घेराव करने आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। उनका आरोप है कि थाने में अवैध सागौन फर्नीचर छुपाकर रखा गया है। वहीं वन विभाग पर भी अवैध फर्नीचर मामला दबाने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज के लोगों के हल्ला बोल के बाद दुर्ग कोंदल थाना प्रभारी पीडी चंद्रा को कांकेर भेज दिया गया है। अब थाना सिक रोड के सुशील पटेल दुर्ग कोंदल के नए थाना प्रभारी होंगे। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। थाने के मुख्य गेट पर भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। रीवा जिले के बैजनाथ ग्राम पंचायत की महिला सरपंच शुभा सिंह के घरों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान सरपंच के घर से करीब 10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति सामने आई है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने सरपंच के घर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सरपंच के घर से चेन, माउंटेन, जेसीबी, डंपर जैसे 30 हैवी वाहन भी बरामद किए। इसके अलावा 1-1 एकड़ में बने 2 घर भी सामने आए हैं। वहीं शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई है, जिसमें बिजली की स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश। विवेक सागर को बनाया जाएगा डीएसपी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री जो भी कहें, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहा है वो सीधे कैबिनेट मीटिंग से सामने आ रहा है। जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चिंता जताई है बिजली को लेकर, क्योंकि लगातार कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें कई कारण भी हैं और खासकर जिस तरीके से जो बांध हैं वो भी पूरी तरीके से भरे नहीं हैं। कोयले की भी जो सप्लाई है उस पर असर है और ऐसे में बिजली की स्थिति पर समीक्षा हुई है। सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस पर लगातार हम देख रहे हैं राजनीति भी हो रही है और कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी के ही कुछ विधायक लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। हालांकि चाहे गिरीश गौतम हो या फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं दिखे कि बिजली की कोई कटौती हो रही है। तमाम बीजेपी के अन्य नेता भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये सही है कि अगर चर्चा हुई है कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि ऑफिशियल सरकार के तौर पर बैठक होती है, तो उसमें भी अगर चर्चा हुई है तो अब ये साफ हो गया कि कटौती हो रही है और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सख्ती से दिए हैं। कोविड के कम होते प्रभाव और नए शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में छात्र राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल छात्र हित को मुद्दा बनाकर एनएसयूआई ने मुहिम एनएसयूआई का हाथ विद्यार्थियों के साथ शुरू की है, जिसके तहत कोरोना महामारी में अपनों को खोने वाले गरीब परिवारों के छात्रों की पढ़ाई का खर्च एनएसयूआई उठाएगी। वहीं इस पहल के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। छात्र संघ और एबीवीपी के लोग इसे दिखावे की पहल बताने लगे। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में इस पर सरकार को फैसला करना चाहिए, ना कि एनएसयूआई को।
NSY ने एक मुहिम चलाई है जो जिनके माता पिता नहीं हैं अभी कोरोना के कारण, उनके फीस को वो वहन करेंगे। इसके लिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि उनके सरकार को चिंतन करने की ज़रूरत है कि उनके ही छात्र संगठन को ये मुद्दा उठाना पड़ जा रहा है कि हम छात्रों का फीस माफ़ करेंगे। उन्हें चिंता करना चाहिए। आप शासन में, सरकार में हैं, आपको उन छात्रों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से शासन में, कॉलेज प्रशासन में दबाव बनाना चाहिए कि फ़ीस ना बढ़ाई जाए। हम लोगों ने एक ये मुहिम चलाई है NSY और हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहन गंगोत्री जी से चर्चा करके जो छात्र सिर्फ फीस की वजह से अगर जो अपनी शिक्षा न ग्रहण कर पाए वो हम लोगों से मदद ले और हम लोग उनकी फीस चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हम लोग उनकी फीस भरेंगे और उनकी शिक्षा के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जिसके हम लोगों ने सरकार को भी एक आवेदन दिया है कि उनकी मदद की जाए।